रमेश भाई, आपसे बहुत एक बेसिक सवालों पे हम लोग आ रहे हैं। आप टीचर हैं और इसलिए सबसे पहले शिक्षक के पास आ रहे हैं। ये बताइए, आज बार बार हम जब से बड़े हो रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस महकमे में बहुत कुछ होना चाहिए। आज एक हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, वो पुलिस रिफॉर्म को पीछे छोड़ देते हैं। अब वो एक वन नेशन वन यूनिफॉर्म, कुछ नई तरह की चीज। और जैसा सूद साहब का कहना है, जो जो कि खुद वर्दी पहनते हैं, कि ये शायद वो एक प्रधान एक विधान एक निशान की तरफ, मतलब उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उस तरफ एक कदम और बढ़ रहा है। और जैसे उनको भी डर है कि कहीं ये सेंटर इसको कंट्रोल ना करने की अल्टीमेट इच्छा हो। रमेश ऐसा इसको, क्योंकि ये हमारा देश कैसा हो जा रहा है, हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये उसके ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। रमेश भाई साहब। आनंद जी, समस्या ये है कि इन लोगों को देश की बहुलता और विविधता ये इन्हें पचती नहीं है। ये जो सत्ता में बैठे हैं लोग, इन्हें शुरू से, क्योंकि जिस संगठन में पले बढ़े हैं, जो इनकी पाठशाला है संघ, वहां एक चालकानुवर्तित्व, एक व्यक्ति के पीछे चलना, उसके आदेशों को स्वीकार करना बिना किसी तर्क के, ये इन्हें घुट्टी में पिलाया जाता है। और जो भारतीय संविधान में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत तो संघों का राज्य है, राज्यों का संघ है भी। भारत कोई केंद्रीय सत्ता नहीं हो सकती है। हमारा संविधान कहता है कि यहाँ बहुत सारे जो राज्य हैं, वो राज्य मिलकर भारतीय संघ का निर्माण करते हैं। तो स्वाभाविक है कि राज्यों के पास अपनी सत्ता है, शक्ति है, अपनी पहचान है। और उसी तरह उनकी पुलिस, उनकी संस्थाएं, ये भी उनकी पहचान का हिस्सा है। एक तरह से ये जो सुभाषित प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है, उसकी मंशा साफ। पहले उन्होंने भाषा के बारे में बात की थी, एक भाषा होनी चाहिए देश में। अब उन्हें आ गया कि पुलिस एक जैसी होनी, भूषा जैसी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये हिंदुस्तान को एक ही रंग में रंगने की कोशिश करना चाहिए, और जिसका मतलब साफ होता है एक एकाधिकारवादी शासन, एक ऐसा शासन, एकात्मक शासन, जहां सारी सत्ता का स्रोत एक व्यक्ति है, और जहां पर किसी भी तरह की विविधता के लिए, किसी भी तरह की असहमति के लिए, किसी भी तरह की बहुलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए जैसा कि सूद साहब ने कहा था, उनके सुभाषित को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की जरूरत है। ये जो 2024 से पहले ये बहुत कुछ कैसा कर देना चाहते हैं, ताकि जब वो 2024 का चुनाव लड़ने जाएं तो दिखा सकें कि हम किसी भी विरोधी पक्ष को, आप गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं, किसी भी विरोधी पक्ष को बर्दाश्त करना उनके स्वभाव में नहीं है। जो आज जो इन्होंने बयान दिया है, उसमें आपने एक बात पे गौर किया होगा, इन्होंने कहा कि हम नक्सलवाद को भी हर तरह से हमें लड़ना है। नक्सलवाद चाहे वो बंदूकों के माध्यम से हो और चाहे वो कलम के माध्यम से हो। तो समस्या इनकी ये है कि इन्हें परेशानी है कलम से, लिखने से, पढ़ने से। इन्हें परेशानी है बुद्धिजीवियों से, इन्हें परेशानी है विचारकों से। इसलिए वो बार बार घूम घूम कर एक ही बात पर जोर देना चाहते हैं, एक चीज होनी चाहिए। अगर एक की बात होगी, ये एकता की बात नहीं है। ऊपरी तौर पे हम समझ दिखाई पड़ता है शायद एकता की बात कर रहे हैं, वो एकता की बात नहीं है, वो एक छत्र राज्य की बात कर रहे हैं। उनके कहने का आशय है कि एक ऐसा राज्य व्यवस्था जहां की किसी भी तरह का राज्य के स्तर का, प्रांत के स्तर का, सांस्कृतिक स्तर की किसी तरह की बहुलता स्वीकार नहीं होगी। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं आनंद, सरकारिया कमीशन बना था जस्टिस RS सरकारिया की अध्यक्षता में। उस सरकारिया कमीशन ने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि राज्यों के जो अधिकार हैं, उस अधिकार क्षेत्र में केंद्र को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत जैसा विशाल देश, जहाँ की भाषाई, धार्मिक, एथनिक हर तरह की विविधता है, वहां पर सभी प्रांतों को एक तरह से हाँकने की जो कोशिश है, जो कोशिश तानाशाही प्रति तो है ही है, साथ साथ ये देश को तोड़ने का कारण बनेगी। बहुलतावादी देश हमेशा ही टिकते हैं, स्थायी रहते हैं, जब सबके हितों की चिंता की जाए, सबकी सांस्कृतिक पहचानों की चिंता की जाए। और इसलिए आप देखेंगे यूगोस्लाविया जैसा देश इसलिए टूट गया कि वहां पर
सर्बों ने अपना एकाधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की थी। वे पचा नहीं पाए बोस्निया को, ये पचा नहीं पाए मैसेडोनिया को। नतीजा क्या था? यूगोस्लाविया 6 हिस्सों में बट गया। हमें डर ये लग रहा है कि बार बार ये पार्टी इस तरह की सार्वदेशिक एकता की बात कर रही है, तमाम राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करते हुए, सांस्कृतिक अस्मिताओं को समाप्त करते हुए, उनकी जो पहचान है उसको समाप्त करते हुए। उससे बड़ा खतरा है देश की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो भाषा का सवाल था और ये जो एक तरह की वेशभूषा का सवाल है, ये तमाम सवाल इनके एकाधिकारवादी सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनमें खतरे अंतर्निहित हैं। और खतरा वही है कि अतिशय केंद्रीकरण हमेशा किसी भी सत्ता को, किसी भी बहुमतवादी समाज को तोड़ने का कारण बनता है। तो बेहतर तो ये होगा हम सरकारिया कमीशन की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों के हिसाब से हम कोशिश करें राज्यों को अधिक से अधिक सत्ता देने की, और राज्य तय करें कि उनकी पुलिस की वेशभूषा कैसी होगी। आपसे एक मुझे आज सुबह से जब से मैंने एक पेपर में एक इश्तहार देखा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाइना भी अपने को डेमोक्रेसी बोलता है, नॉर्थ कोरिया भी अपने को डेमोक्रेसी बोलता है। आज मुझे सुन के ताज्जुब हुआ, मतलब मुझे देख के ताज्जुब हुआ, इंडियन एक्सप्रेस जैसे पेपर में द 20th सीपीसी नेशनल कांग्रेस का फुल पेज का एड निकला है। चाइना के जो अभी नेशनल कांग्रेस हुई उसका एड हमारे पेपर में निकल रहा है। और मुझसे आज भी सुबह कहीं बात हो रही थी कि वो हम अब फंस गए हैं इंडिया, चाइना, रशिया वाले उसमें, और जैसा ये डिक्टेट करेंगे वैसा करेंगे। आपको ये कुछ लग रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी चाइना की है, जिसको आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस का पूरा फुल पेज ऐड है भाई, तो आप क्या हम उस डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया या चाइना की डेमोक्रेसी की तरफ? क्योंकि ये ऐड हिंदुस्तान में निकलना आसान बात नहीं है। चीन में खास बात ये हुई है कि वहां के राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल अपने आप बढ़ा लिया है। तो वहां तो लोकतंत्र पूरा हो गया है कि वहां पर एक लंबे से माओ के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां के राष्ट्रपति को एक तीसरा टर्म है और आजीवन राष्ट्रपति बने रहने की व्यवस्था उन्होंने कर दी है। ये बड़ा खतरनाक विज्ञापन है हिंदुस्तान में। ये विज्ञापन छपने का मतलब है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री महोदय भी चीन से प्रेरणा ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की बातों से अक्सर ज्यादा बेहतर प्रेरणा ग्रहण करते हैं ये लोग। तो इरादे साफ दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी योजनाएं देश में बन रही हैं वो बन रही हैं 2045 को ध्यान में रखते हुए। तो 2045 तक अगर योजनाएं बन रही हैं तो स्वाभाविक है कहीं न कहीं मन में सपना है कि हमें 2045 तक राज्य करना है। तो सही बात यह है कि चीन के लोकतंत्र के बारे में अगर भारत के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं तो उसमें खतरा यह नहीं है कि यहाँ का शासक वर्ग वहां की व्यवस्था से प्रभावित होकर उतनी ही सत्ता अपने हाथों में लेने की कोशिश कर सकता है, और ये खतरनाक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की भारत जैसे बहुलतावादी देश में सत्ता का अतिशय केंद्रीकरण और एक एकत्व पर ध्यान देना, एक भाषा, एक समूह, एक विधान, ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर तानाशाही का प्रत्यक्ष खतरा है, जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और अभी से उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। क्योंकि मुझे खतरा केवल मैंने कहा था कि बहुलतावादी देश जहां डाइवर्सिटी है वहां पर एकता स्थापित करने की कोशिश इस तरह की वो देश को तोड़ने का कारण बनता है। हाँ रमेश भाई साहब, ये जो, क्योंकि अब एक और चीज हो रही है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन अब हरदम चलता रहता है, हर साल 2-3 इलेक्शन होते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगता है इलेक्शन में जाना, कैंपेन करना, ये उनको अच्छा लगता है, और वो इलेक्शन में खूब इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, इलेक्शन से 2-3 महीना पहले से ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक जो नया टर्म बार बार, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारी चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं। वो जब डबल इंजन सरकार करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई एक ही अगर सरकार रहेगी तो ज्यादा अच्छी तरह से काम होगा। उसी दिशा में अब ये बात हो रही है कि एक ही तरह की पुलिस, एक ही वो हो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे केंद्रीय ताकत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे स्टेट का बहुत कुछ नहीं रह जाएगा उसके पास? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कोऑपरेटिव तक अब स्टेट की जगह एक अमित शाह साहब ने एक नया विभाग खुला और उसके हेड वो हो गए हैं, सारे स्टेट कोऑपरेटिव्स को वो हैंडल कर रहे हैं। ये उसी दिशा में कदम है पुलिस की को भी अपने कंट्रोल में लाना।
इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। भाई शिक्षा आपने अखिल भारतीय एडमिशन पॉलिसी एक तरह की कर दी, यूनिवर्सिटियों के पास जो ऑटोनॉमी थी वो खत्म कर दिया आपने, वो अपना पाठ्यक्रम नहीं तय कर सकती यूनिवर्सिटियां, आपने सैनिटाइज कर दिया। कृषि के मामले में आप सैनिटाइज कर दिया। तो जो संविधान में राज्यों को जो अधिकार स्टेट लिस्ट में मिले थे, उन्हें आप बिना कॉन्करेंट लिस्ट में लाए बिना ही आप सीधे ले रहे हैं, सेंट्रल लिस्ट में ले लिया आपने उनको। तो कुल मिला के आपने राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं से भी बदतर कर दी। तो सही बात यह है, जो इनके इरादे हैं, इनका इरादा तो साफ है कि तय कर चुके हैं कि वे तमाम भारतीय संघ के सभी राज्यों को नगर पालिकाओं की तरह बनाकर मानेंगे, और वो चाहते हैं केंद्रीय सत्ता ही समूचे देश में राज्य हो। यकीन मानिए, मुझे डर लग रहा है कि संविधान से राज्यों की जो सूची है वो समाप्त कर दी जाएगी। पहले सारे विषय कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिए जाएंगे और फिर उसके बाद एक ही लिस्ट रहेगी जो सेंट्रल लिस्ट है। ये खतरा है, दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनकी जो मंशा है हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो मंशा मुगल सम्राट बनने की है, एक चक्रवर्ती सम्राट बनने की उनकी ख्वाहिश है कि जहां राज्यों के जो कहना चाहिए जो मुख्यमंत्री हैं वो सूबेदार की तरह काम करें। और जो काम आखिर आरिफ मोहम्मद खान साहब क्या कर रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान यही कर रहे हैं कि गवर्नर केंद्र का सूबेदार होता है और गवर्नर निर्वाचित सरकार पर अपनी इच्छा लागू करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक राज्यपाल एक निर्वाचित मंत्री को निकालने का आदेश जारी कर रहा है बिना मुख्यमंत्री से सलाह किए। मुख्यमंत्री से कह रहा है कि तुम इसको निकालो, जो मेरी मर्जी से बना है। अरे भी गवर्नर भूल जाता है कि आदमी मुख्यमंत्री बनता है जनता की इच्छा से। पहली बार जनता की इच्छा पर एक राज्यपाल की, जो केवल केंद्र का सूबेदार होता है, उसकी इच्छा लागू करने की कोशिश की जा रही है। साफ जाहिर है ये सब कुछ बिना मोदी जी की सहमति के नहीं हो रहा है। आरिफ मोहम्मद खान को पता है कि उनकी जो भी औकात है, जो भी स्थिति है, जो भी हैसियत है, वो प्रधानमंत्री की वजह से है। उनके वो नुमाइंदे हैं, उनके सूबेदार हैं। एक तरह से वो एक टेस्ट केस है, एक नमूना है। अगर केरल में आरिफ मोहम्मद खान कामयाब हो जाते हैं तो तमाम बाकी प्रदेशों में भी यही मॉडल लागू किया जाएगा। तो दरअसल इस समय केंद्र सरकार की मंशा तमाम प्रदेशों को निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के बजाय राज्यपालों के माध्यम से शासन करने की दिखाई पड़ रही है, और ये भारतीय संघात्मक राज्य के लिए बड़ा खतरा है। और हम उसकी आहट सुन रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला ये तानाशाही के लाने की बात हो रही है कि जहां राज्यों की स्वायत्तता समाप्त की जा रही है। और मुझे खतरा ये भी लग रहा है, हो सकता है भविष्य में राज्यों में चुनाव की जरूरत महसूस न की जाए। चुनाव तो हो ही रहा है, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह सब मौजूद ही हैं। अगर प्रधानमंत्री जी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकी किसी को लड़ने की जरूरत ही क्या है? ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको लग रहा है कि खतरा है, मैं आसन्न खतरा है। खतरा साफ है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ों में मट्ठा डालने का काम देश के प्रधानमंत्री के स्तर से शुरू हो चुका है, और ये केवल 24 तक की बात है। और मुझे खतरा लग रहा है कि 24 के बाद हम इस संविधान के रहेगा नहीं रहेगा, लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा, ये तमाम आशंकाएं आनी स्वाभाविक है। इसीलिए बेहतर होगा आनंद जी कि अगर तमाम विरोधी दल ये खतरा महसूस करें और इनको सत्ता से विदा करने का कोई रास्ता निकालें तो ज्यादा बेहतर होगा। लोकतंत्र का बचा रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी के रहते हुए लोकतंत्र के लिए हर दिन कोई नया खतरा उत्पन्न होता रहेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जी, मैं रमेश भाई साहब अपने दर्शकों को और आपको एक और चीज सिर्फ याद दिला रहा हूं, इतिहास को याद दिला दे रहा हूं। मुगलों ने भी जब पूरे राष्ट्र को दिल्ली दरबार के नीचे करने की कोशिश की तो दक्कन से ही उनके पतन की कहानी लिखी जाने लगी थी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र विविधता का है, बहुत कई हजारों सालों से है। उस विविधता को अगर कोई तोड़ने की कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी इनहेरेंट रेजिलियंस है इस देश इस उसमें। रमेश भाई, बहुत बहुत क्विक रिस्पॉन्स। ये शायद हमारा इनबिल्ट है कि हम उस एक विविधता में ही जिएंगे, हम एक ताकत की। आनंद जी, असलियत तो ये है कि कोई भी बहुलतावादी समाज, चाहे अमेरिकी समाज हो चाहे भारतीय समाज हो, जहां बेतहाशा बहुलता है, भाषा की, खान पान की, सोचने समझने की, सांस्कृतिक
इस तरह की धार्मिक बहुलताएं हैं, वहां केवल बहुलताओं का सम्मान करते हुए ही आप देश की एकता सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था यूगोस्लाविया का, कि अगर आप किसी एक बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को लागू करने की कोशिश करेंगे, तो सर्बों की सत्ता लागू करने की कोशिश यूगोस्लाविया हुई, यूगोस्लाविया टूट गया। मैं देख रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान की बहुलता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिशें जारी रहेंगी, यकीन मानिए हिंदुस्तान टूट कर रहेगा। आखिर पाकिस्तान टूटा ही था, भाषा के सवाल टूटा था, भाषा के सवाल पर बांग्लादेश बना था, यूगोस्लाविया टूटा है, सोवियत संघ टूटा है। हमने अपनी जिंदगी में तमाम बहुलतावादी देशों को, सत्ताओं को टूटते हुए देखा है। इसलिए किसी भी बहुलतावादी डाइवर्सिटी वाले देश में एक सत्ता कायम करने की कोशिश करना खतरनाक है। इसलिए अगर इस देश की एकता को बचाए रखना है, तो राज्यों की सांस्कृतिक, राज्यों की राजनीतिक, प्रशासनिक, हर तरह की बहुलता के लिए गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी। राज्यों को स्वायत्तता दीजिए, राज्यों को नगर पालिकाएं न बनाइए, एक ही तरीका है। और सरकारिया कमीशन ने यही कहा था। मैं चाहता हूं कि सरकारिया कमीशन की सिफारिशें लागू की जाए। रमेश भाई साहब, क्लोजिंग स्टेटमेंट 1 मिनट में। जो जैसा ब्रिजेश जी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। क्या जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसने एक काम किया है कि फिर से वापस आंदोलन के रूट को वापस ले आए हैं कि अब अगर देश में कुछ नया करना है तो आपको आम आदमी से जुड़ना होगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अब घर बैठ के आप विचारधारा नहीं कर रहे, आपको लोगों के बीच जाना होगा। रमेश दीक्षित सर, भारत जोड़ो यात्रा ने एक उम्मीद पैदा की है और एक राह दिखाई है, मगर उसमें बहुत ज्यादा देखने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से सारे कांग्रेसी जो हैं वो बदल गए हों। ये राहुल जी का अपना एक मिशन है, उन्होंने कोशिश की है, मगर जो उनकी चंडाल चौकड़ी है, जो उनके सलाहकार हैं, वो उतने ही अहम मान्यता भरे हुए हैं, उतने ही जनता से दूर हैं, जनता से कटे हुए हैं, उतने ही अपने को सुविधार समझने वाले हैं जैसा सत्ता के रहते भी समझते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसने एक संभावना पैदा की। भारत जोड़ो यात्रा एक संभावना है, उस संभावना में हमें बहुत कुछ देखना चाहिए। मगर अगर हम उसमें ये स्वीकार मान लेंगे, जैसा मान रहे हैं तमाम कांग्रेसी ने मान लिया है कि बस हो गया, अब तो हम सत्ता में आ गए, तो ये निश्चित तौर पर ये उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा हुई। हमें अपनी शुभकामनाएं देनी चाहिए राहुल गांधी को। उन्होंने रास्ता दिखाया है, सड़क पर आए हैं और जनता से संवाद किया है। जनता से संवाद करने की प्रक्रिया जितना ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा इन सत्ताधीशों को एक्सपोज करने में हमें कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अचानक से मान लेना कि सब कुछ बदल गया है, ऐसा नहीं है। बड़ा दुश्मन है, इनके पास ताकत है, संगठन है, अडानी अंबानी का पैसा है, और सबसे बड़ी चीज है कि इनके पास एक ट्रम्प कार्ड है बहुसंख्यकवाद का। उस बहुसंख्यकवाद के ट्रम्प कार्ड को हमें चुनौती देनी चाहिए, और उसका रास्ता एक ही है। हमें कहना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के संगठन का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं। कोई भी आरएसएस का आदमी कठोपनिषद की बात नहीं करता, छांदोग्योपनिषद की बात नहीं करता, कठकेन ईशावास्य उपनिषद की बात नहीं करता, मैं बहस करने को तैयार हूं। रामायण की बात नहीं करता, पुराण की बात नहीं करता, वेद की बात नहीं करता। इनका हिंदू धर्म शुरू होता है 11वीं सदी से, जैसे कि इस्लाम के आने से पहले हिंदू था ही नहीं। मेरा कहना यह है कि मैं उस सनातन धर्म की परंपरा का वारिस हूं जो सनातन चली आ रही, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के आने से पहले भी थी। यह हमें जनता से कहना पड़ेगा, और यही तभी हो पाएगा जब हम जनता के साथ संवाद करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम जनता के साथ संवाद स्थापित करने की का सिलसिला शुरू करें, उससे आगे बढ़ें।